क्या कभी किसी ने इस बात पर गौर किया है कि हम घंटों तक बिना थके इंस्टाग्राम, अमेज़न या न्यूज़ ऐप्स पर कैसे स्क्रॉल करते रहते हैं? मतलब ऐसा लगता है कि उंगलियां अपने आप चल रही हैं। हाँ, और इसके पीछे सिर्फ कोई जादुई एल्गोरिदम ही नहीं है। अगर आप ध्यान दें तो स्क्रीन पर मौजूद एक बहुत ही साधारण सा दिखने वाला चौकोर डब्बा हमारे इस पूरे व्यवहार को कंट्रोल कर रहा होता है। बिल्कुल, और डिजाइन की दुनिया में इसे हम कार्ड कहते हैं। आज की हमारी ये विस्तृत चर्चा खास तौर पर उन रचनात्मक लोगों के लिए है जो यूजर इंटरफेस या यूआई डिजाइन के क्षेत्र में अपना करियर शुरू कर रहे हैं। सही का। और ये समझना बहुत जरूरी है कि स्क्रीन पर दिखने वाली ये छोटी छोटी चीजें हमारे दिमाग से कैसे खेलती हैं। कार्ड्स को अक्सर बहुत हल्के में लिया जाता है। वही तो, लेकिन एक बेहतरीन और क्लिक करने लायक कार्ड डिजाइन करना महज एक डब्बा बनाकर उसमें कुछ टेक्स्ट लिख देने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे पूरा एक मनोविज्ञान काम करता है। एग्जैक्टली। इसमें पदानुक्रम, विजुअल संतुलन, मानव मनोविज्ञान और मैं तो कहूंगा कि भौतिकी के नियम भी शामिल हैं। तो चलिए आज हम इसी पूरी प्रक्रिया को एक एक करके डिकोड करते हैं। आज की हमारी ये पूरी चर्चा एक बेहद शानदार और प्रैक्टिकल किताब के एक खास हिस्से पर आधारित है। हाँ, और वो किताब है डिजाइन यूजर इंटरफेस। हम मुख्य रूप से इसके चैप्टर 15 यानी कार्ड्स वाले चैप्टर का विश्लेषण कर रहे हैं। जो भी लोग डिजाइन सीख रहे हैं उनके लिए ये चैप्टर किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। और एक जरूरी बात, आप इस किताब को डिजाइन यूजर इंटरफेस नाम से ऑनलाइन खरीद सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही हेल्पफुल रिसोर्स है। हाँ, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। आप https://hypeforacademy.gumroad.com/l/UI book पर जा सकते हैं। स्पेलिंग चेक कर लेना बस। हाँ, और सबसे आसान तरीका ये है कि जो डिजाइन सीखने वाले हमारे लिसनर्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए इसी लिंक के QR कोड को स्कैन करके इस किताब को सीधे खरीद सकते हैं। ये QR कोड वाला फीचर काफी हैंडी है आजकल। बिल्कुल। और हाँ, डिजाइन की ऐसी ही तकनीकी बारीकियों को गहराई से समझने और अपने करियर को आगे बढ़ाने वाले कंटेंट के लिए इस चैनल को जरूर फॉलो करें। ये मेरा आपसे एक स्पष्ट आग्रह है। तो फिर चलिए सीधा टॉपिक पर आते हैं। ये किताब इसलिए भी इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ थ्योरी नहीं बताती बल्कि असल जिंदगी की समस्याओं को हल करना सिखाती है। सही कहा। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर ये कार्ड असल में है क्या? देखो, अगर हम इसके इतिहास को देखें तो गूगल के मटेरियल डिजाइन के आने के बाद से कार्ड आधारित यूआई ने पूरी इंडस्ट्री पर कब्जा कर लिया। मटेरियल डिजाइन ने तो गेम ही बदल दिया था। बिल्कुल। तकनीकी रूप से समझें तो कार्ड किसी बड़े डिटेल पेज का एक छोटा सा हिस्सा या कह लो कि एक अंश होता है। मतलब एक तरह का स्निपेट। हाँ, एग्जैक्टली। जब भी किसी स्क्रीन पर बहुत सारी जानकारी एक साथ दिखानी होती है, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, लेख हो या किसी इंसान की प्रोफाइल, तो कार्ड एक एंट्री पास बन जाता है। अरे वाह, एंट्री पास, ये काफी अच्छा तरीका है इसे समझने का। इसे देखकर यूजर ये तय करता है कि उसे क्लिक करके अंदर जाना चाहिए या नहीं। बिल्कुल। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि डिजाइन करते समय सबसे पहले आपको सिर्फ जरूरी कंटेंट ही जोड़ना चाहिए। मुझे तो ये किसी मूवी ट्रेलर जैसा लगता है। मूवी ट्रेलर? वो कैसे? जैसे ट्रेलर में सिर्फ सबसे जरूरी और रोमांचक हिस्से होते हैं ताकि दर्शक पूरी फिल्म देखने जाएं। वैसे ही कार्ड पर सिर्फ इतना कंटेंट होना चाहिए कि यूजर उस पर क्लिक करे। क्या बात है, ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी समस्या आती है। जब कोई नया डिजाइनर किसी क्लाइंट के साथ काम करता है तो क्लाइंट चाहता है कि हर चीज उसी छोटे से कार्ड पर दिख जाए। उफ, ये तो हर डिजाइनर का दर्द है। क्लाइंट कहेगा कि अगर लैपटॉप बेच रहे हैं तो प्रोसेसर, रैम, बैटरी लाइफ सब कुछ फ्रंट स्क्रीन पर ही चाहिए। बिल्कुल। और यहीं पर नए डिजाइनर्स गलती कर बैठते हैं। वो दबाव में आकर उस छोटे से ट्रेलर में पूरी फिल्म ठूसने की कोशिश करते हैं, जिससे डिजाइन पूरी तरह से क्लटर्ड या अव्यवस्थित हो जाता है। एग्जैक्टली। किताब के चैप्टर 15 में इसका एक बहुत ही सख्त सुनहरा नियम दिया गया है। वो क्या है? फालतू जानकारी या जिसे हम फिलर कंटेंट कहते हैं, उससे पूरी तरह बचें। एक कार्ड में केवल एक प्राइमरी बटन और ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन का टेक्स्ट होना चाहिए। वेट, सच में? सिर्फ 3 लाइन का टेक्स्ट? ये तो बहुत ही कम है। यही तो इसकी खूबी है। स्रोत में इसका एक बहुत स्पष्ट उदाहरण है। मान लीजिए कोई ई-कॉमर्स का कार्ड है, उसमें बस प्रोडक्ट का नाम जैसे रैंडम सोडा, उसकी कीमत $5 और एक ऐड टू कार्ट बटन होना चाहिए।
अच्छा, और अगर सोशल मीडिया प्रोफाइल हो तो बस यूजर का नाम, जैसे एना समर्स, और एक सेंड इनवाइट का बटन। अगर हम इसमें यूजर की लोकेशन, बायो, पिछले पोस्ट भी डाल देंगे तो वो कार्ड नहीं, पूरा पेज बन जाएगा। राइट। कार्ड का काम जानकारी देना कम और यूजर की दिलचस्पी जगाना ज्यादा है। ये बात तो समझ में आ गई। तो अब हमारे पास जरूरी कंटेंट आ गया है, लेकिन अगला सवाल है कि उसे कैसे सजाया जाए। हाँ, लेआउट के बाद यहीं से पदानुक्रम या हायरार्की का खेल शुरू होता है ना? बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी को सबसे बड़े और बोल्ड फॉन्ट में दिखाना चाहिए। जैसे अगर ई-कॉमर्स है तो कीमत। हाँ, यूजर का पहला सवाल होता है कीमत क्या है, तो $5 सबसे बड़ा दिखेगा। फिर प्रोडक्ट का नाम और अंत में कोई कैटेगरी या लेबल, जो ग्रे रंग या सबसे छोटे फॉन्ट में हो सकता है। सही कहा। हमारी नजरें स्वाभाविक रूप से सबसे गहरे और बड़े टेक्स्ट पर सबसे पहले जाती हैं। लेकिन यहाँ मुझे एक डाउट है। मतलब मैंने देखा है कि जब नए लोग अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो वे जानबूझकर बहुत सुंदर और छोटे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जैसे नाम में सिर्फ जॉन डो लिख दिया। एग्जैक्टली। हाँ। और कीमत में सिर्फ $9.99 लिख दिया। इससे डिजाइन बहुत ही साफ सुथरा दिखता है। तो क्या ये पोर्टफोलियो को अच्छा दिखाने का सही तरीका नहीं है? देखो, ये एक ऐसा जाल है जिसमें हर नया डिजाइनर फंसता है। जो चीज पोर्टफोलियो में अच्छी दिखती है वो असली दुनिया में तुरंत फेल हो सकती है। अच्छा, वो कैसे? किताब इस पर बहुत जोर देती है कि किसी भी टेम्पलेट कार्ड को हमेशा स्ट्रेस टेस्ट करना चाहिए। स्ट्रेस टेस्ट मतलब डिजाइन के लिमिट्स चेक करना? हाँ, अगर आपने एना जैसे छोटे नाम के हिसाब से जगह छोड़ी है और असली दुनिया में किसी का नाम अलेक्जेंड्रीना बार्थोलोमियो आ गया तो क्या होगा? ओ, तब तो टेक्स्ट कार्ड के बाहर निकल जाएगा या बटन के ऊपर चढ़ जाएगा। एग्जैक्टली। या अगर कीमत $9 की जगह $9,000 हो गई तो पूरा लेआउट टूट जाएगा। राइट। यानी डिजाइन करते समय हमेशा हर फील्ड में सबसे लंबा टेक्स्ट डालकर देखना चाहिए। बिल्कुल। मार्जिन हमेशा एक समान होने चाहिए ताकि जब रैंडम डेटा आए तो डिजाइन टूटे नहीं। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल टिप है। अब मान लेते हैं कि हमारा कार्ड तैयार है, लेकिन स्क्रीन पर तो कई कार्ड्स होते हैं, तो इन्हें डिस्प्ले करने के क्या तरीके हैं? मुख्य रूप से 4 तरीके हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज, जो साइड स्क्रोलिंग कैरोसेल के लिए होता है, राइट? हाँ। दूसरा है वर्टिकल या लंबवत, जो कैटलॉग के लिए होता है, जहां हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। और तीसरा है स्टैक, जहां कार्ड एक के ऊपर एक रखे होते हैं, जैसे डेटिंग एप्स में दाएं बाएं स्वाइप करते हैं। और चौथा है ग्रिड या मेसनरी, जैसे न्यूज़ पोर्टल या ई-कॉमर्स साइट्स पर होता है, जहां कार्ड्स की ऊंचाई अलग-अलग हो सकती है। बिल्कुल सही। अब यहाँ बात बहुत ही रोचक हो जाती है। जब हम हॉरिजॉन्टल कैरोसेल की बात करते हैं तो मैंने सुना है कि इसमें कोई कट ऑफ की मनोवैज्ञानिक चाल होती है। अरे वाह, आपने सही पॉइंट पकड़ा। अगर कार्ड्स हॉरिजॉन्टल कैरोसेल में है तो स्क्रीन के किनारे पर मौजूद आखिरी कार्ड को जानबूझकर थोड़ा सा कटा हुआ रखना चाहिए। जानबूझकर? लेकिन क्यों? सब कुछ परफेक्टली फिट क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमारा दिमाग अधूरी चीजों को पूरा करना चाहता है। इसे ज़िगार्निक इफेक्ट कहते हैं। अगर कार्ड पूरा दिखता है तो यूजर को लगता है कि सूची यहीं खत्म हो गई। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही स्मार्ट है। मतलब वो कटा हुआ कार्ड दिमाग को सिग्नल देता है कि स्क्रीन के बाहर भी कुछ है और हमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करना है। एग्जैक्टली। ये बहुत ही छोटा सा विजुअल ट्रिक है, लेकिन एंगेजमेंट काफी बढ़ा देता है। क्या बात है। अब लेआउट तो बन गया, अब बात करते हैं विजुअल पॉलिश की। चित्र, आइकॉन और शैडो के क्या रूल्स हैं? चित्रों के लिए रूल सिंपल है। जब तक कि वो कोई फोटो गैलरी ना हो, चित्र कार्ड की कुल वर्टिकल जगह के 50% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और आइकॉन, उन्हें कहाँ रखना चाहिए? स्रोत के अनुसार आइकॉन हमेशा कार्ड के टॉप राइट यानी ऊपर दाएं कोने में होने चाहिए। नीचे की नहीं? क्योंकि नीचे का हिस्सा प्राइमरी कॉल टू एक्शन बटन के लिए रिजर्व होना चाहिए। राइट, जहां यूजर का अंगूठा सबसे आसानी से पहुंचता है। बिल्कुल। और आइकॉन के साइज का भी एक पूरा गणित है। आइकॉन टच टारगेट का 1/4 होना चाहिए। टच टारगेट, ये क्या होता है? इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है कि उंगली से स्क्रीन छूने के लिए सुरक्षित क्षेत्र कम से कम 44 बाय 44 पिक्सल का होना चाहिए। अच्छा, तो अगर टच टारगेट 44 बाय 44 पिक्सल का है तो आइकॉन का साइज क्या होगा? वो लगभग 20 बाय 20 पिक्सल का होना चाहिए। अगर आइकॉन बहुत बड़ा कर दिया तो वो CTA बटन से ध्यान भटकाएगा। और अगर बहुत छोटा कर दिया तो वो सिर्फ सजावट लगेगा जिस पे क्लिक ही नहीं किया जा सकता। और उनका स्टेटस भी तो साफ होना चाहिए। जैसे फेवरेट में जोड़ा है तो दिल का आइकन भरा हुआ होना चाहिए, वरना खाली। एग्जैक्टली। अब अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें
तो शैडो या परछाई का विज्ञान समझना भी जरूरी है। हाँ, मैंने देखा है कुछ कार्ड्स में बहुत डार्क शैडो होती है। जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। शैडो ऐसा होना चाहिए जैसे प्रकाश ऊपर से आ रहा हो, यानी वाई एक्सिस पर पॉजिटिव वैल्यू। और एक्स एक्सिस का क्या? उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, क्योंकि हम स्क्रीन को सामने से देखते हैं। बहुत डार्क शैडो कार्ड के कंटेंट से ध्यान भटकाती है और बहुत हल्की शैडो कार्ड को ब्लरी बना देती है। समझ गई। और हमारी आंखें नुकीले किनारों की तुलना में गोलाकार किनारों यानी राउंडेड कॉर्नर्स को ज्यादा पसंद करती हैं। बिल्कुल। फालतू की सजावट जैसे बेवजह के सेपरेटर से बचना चाहिए। लेस इज मोर, कम ही ज्यादा है। तो इस सब का क्या मतलब है? कार्ड डिजाइन सिर्फ एक बॉक्स बनाना नहीं है, बल्कि ये कंटेंट, मनोविज्ञान, स्पेस और विजुअल हायरार्की का एक बेहतरीन संतुलन है। एकदम सही। खास तौर पर जो नए डिजाइनर्स अपना करियर शुरू कर रहे हैं, उन्हें इन बारीकियों को मास्टर करना ही चाहिए। और जाते जाते मैं एक सोचने वाला सवाल छोड़ना चाहूंगा। हाँ, बताइए। आज की ये डिजिटल कार्ड्स असल जिंदगी के विजिटिंग कार्ड्स या ताश के पत्तों से प्रेरित हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ऑगमेंटेड रियलिटी और स्पेशल कंप्यूटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ओहो, एआर और वीआर की बात कर रहे हैं आप? हाँ, तो क्या तब ये 2D कार्ड्स हवा में तैरते हुए 3D ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे? भविष्य का कार्ड कैसा दिखेगा, ये वाकई सोचने वाली बात है। उफ, ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला विचार है। हवा में तैरते कार्ड्स। बिल्कुल। डिजाइन हमेशा इवॉल्व होता रहता है। तो दोस्तों, आज के इस डीप ड्राइव में बस इतना ही। एक बार फिर याद दिला दूं कि डिजाइन यूजर इंटरफेस किताब को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। हाँ, वो https://4academy.comroad.com/l/ui-book वाला लिंक। एग्जैक्टली। और हाँ, आप उस लिंक के QR कोड को स्कैन करके भी किताब ले सकते हैं। तो तकनीकी, डिजाइन ब्रेकडाउन और कैरियर बिल्डिंग कंटेंट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना न भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय, और डिजाइन करते रहिए।